CBSE 2012 क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। हेलो वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का, बेसिक टर्म्स के बारे में हमने जाना था, और लेक्चर 2 में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है वो सीखा था। और आज इस लेक्चर नंबर 3 में हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसके बाद हम सीखेंगे संक्षारण क्या होता है और इसको कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे विकृत गंधिता क्या होती है और इसको कैसे रोक सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बीच बीच में ही कराता रहूँगा। जैसे मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा और मुझे लगेगा कि ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर मैं क्वेश्चन बीच में ही ले आऊँगा, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले अपने को पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कुछ योग हो रहा है, संयोग यानी कि कुछ जुड़ रहा है। तो आपको याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर यानी जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसका एक उदाहरण देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो जो ये एरो है इसके लेफ्ट में यहाँ पे आप देखोगे एक पदार्थ ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा पदार्थ हो गया वाटर H2O। ठीक है, अब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं और ये एक पदार्थ बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस। ठीक, और यहाँ पे ऊष्मा भी निकल रही है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर दो अलग अलग पदार्थों ने मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया है ना। तो मैंने क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि ये जो उदाहरण है ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो यार, एक बात याद रखना यहाँ पे कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कई बार आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है। तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है पेपर में, यार बुझा हुआ कौन सा था बिना बुझा हुआ कौन सा था, इन दोनों में से कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप सिंपल याद रखो कि कोई चीज़ पानी डालने के बाद जैसे बुझ जाती है ना, ज़्यादातर चीज़ें पानी डालने के बाद बुझ जाती हैं। ठीक है, अगर आग लगी हुई हो तो वैसे यहाँ पर देखो पानी में क्या आता है H और O दोनों होते हैं ना H2O, लेकिन यहाँ पर H तो है ही नहीं, मतलब इसमें पानी नहीं पड़ा है, ऐसे याद रखना। तो ये बिना बुझा हुआ चूना है और यहाँ पर H भी है O भी है। ठीक है, तो मतलब पानी पड़ गया है यानी ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है, तो जिस फॉर्मूले में O और H दोनों आ रहे हैं क्योंकि H2O होता है पानी तो उसमें पानी पड़ चुका है ना, वो बुझ चुका है। हालांकि इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, H2O अलग होता है OH अलग होता है, बट ये बस याद रखने में सहायता करेगा। एक छोटी सी कहानी है हाइपोथेटिकली। ठीक है, तो इसको आप लॉजिक से मत जोड़ने लग जाना। ठीक है, बट आप ऐसे याद रख सकते हो, आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक, चलिए अब इस रिएक्शन से जुड़ी हुई एक और जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई आपने देखा होगा होता क्या है कि जैसे आपकी दीवारों पर सफ़ेदी जब की जाती है, अगर आपने कभी सफ़ेदी होते हुए ध्यान से देखा है तो सफ़ेदी जब होती है ना तो उसके कुछ दिन बाद, ठीक है 2-3 दिन बाद, ठीक है, होता क्या है कि जो सफ़ेदी करी हुई दीवारें हैं ना उन पे और ज़्यादा चमक जाती है। लेकिन ये 2-3 दिन बाद होता है। जैसे आपने आज सफ़ेदी करी तो 2-3 दिन बाद वो सफ़ेदी और ज़्यादा अच्छे से चमकने लगती है। ऐसा क्यों होता है पता है? देखो, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करा जाता है सफ़ेदी करने में। यानी ये बुझा हुआ चूना जो है इसी का घोल को हम क्या करते हैं, सफ़ेदी करने में इस्तेमाल करते हैं। मतलब दीवारों पे ये CaOH ट्वाइस लगा हुआ है। ठीक, अब होता क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की एक मात्रा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना ये चमकदार होता है, इसी की वजह से उसमें चमक जाती है क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आप याद रखना कि जो संगमरमर होता है उसका भी रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, संगमरमर का भी यही फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक, तो इसीलिए जो भी यहाँ पे आप पढ़ोगे अब आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको समझा दिया, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक और बात पूछेंगे कि भाई किसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है।
समझ में आ गई बात। तो आपको याद रखना है कि बुझे हुए चूने का यानी कि CaOH ट्वाइस का प्रयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ज़्यादातर मार्केट में, ठीक है ना, ये मिलता था कैल्शियम ऑक्साइड, लोग इसे घर पे लेके आते थे और इसमें पानी डालते थे, फिर वो उबलने लगता था, क्योंकि यहाँ पे ना हीट पैदा हो रही है ना, यानी गर्मी निकलती है यहाँ से, ठीक। तो फिर वो CaOH ट्वाइस बनता था। अभी क्या है, अब बहुत जगह आप जाओगे ना तो डायरेक्ट आपको CaOH ट्वाइस मार्केट में सीधा सीधा यही मिल जाएगा, तो लोग सीधा यही लाते हैं और उसमें और पानी मिला के सफ़ेदी करने लग जाते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे थे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया का कुछ और प्रकार भी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। याद रखना कि ये जो अभिक्रिया है ना, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो ये संयोजन है, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। इसको मत लिख देना संयोजन, ये तो बस आ गया कि दीवार पे चमक क्यों आती है, तो उस चक्कर में रिएक्शन बीच में आ गई, ठीक है। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के, जैसे कोयले का दहन। अब यहाँ पे देखोगे तो कोयले में क्या होता है, मेनली कार्बन, ठीक है। किसी भी चीज़ का दहन किया जा रहा है मतलब क्या, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है। याद रखना केमिस्ट्री में जब भी, ठीक है, किसी चीज़ का जलाया जाएगा या दहन किया जाएगा तो मतलब वो ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करके जलती है, ठीक है। तो यहाँ से ये मत पूछना मेरे से कि भाई दहन करने की बात कर रहे हैं, आग तो लगाई नहीं। अरे आग लगाई है, जब आग लगती है तो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन होती है वहाँ पे, उसी की वजह से वो जलता है, ठीक है। तो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन यानी O2, ठीक है, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि भाई एक पदार्थ ये है, दूसरा ये है, इन तीनों ने मिलके कुछ नया बना दिया, ठीक है ना, जो इन दोनों से ही अलग है बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो बन रहा है वो कोई एक पदार्थ है। तो जब दो या दो से अधिक मिलके केवल एक ही बनाए तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अभी इस पर क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक्स पे अभी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, H2 और O2 मिलके क्या बना देते हैं साहब, H2O यानी कि पानी। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एक से ज़्यादा पदार्थों ने मिलकर एक पदार्थ बनाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसके होने के दौरान ऊष्मा निकलती है, यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था, ये बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड पानी में मिलाया गया था, तो इसमें से ऊष्मा भी निकल रही थी, गर्मी भी निकल रही थी ना, हीट निकल रही थी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई ये रिएक्शन जब हो रही है तो इसमें से हीट रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो यानी कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ज़्यादातर संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऊष्माक्षेपी ही होती हैं, सारी की सारी नहीं कह रहा मैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो होती हैं वो ऊष्माक्षेपी भी होती हैं। अब आप कहोगे एक ही अभिक्रिया संयोजन भी बता रहे हो, उसी को आप ऊष्माक्षेपी भी कह रहे हो। हाँ भाई, हो सकता है ना, जैसे आप घर पे अपने माँ बाप के बेटे हो लेकिन स्कूल में एक स्टूडेंट हो, अपने दोस्त के लिए दोस्त हो, तो मतलब आप हो तो एक ही, लेकिन एक से ज़्यादा तरह की इमेज है ना आपकी, कहीं पे आप किसी के दोस्त हो, कहीं किसी के बेटे हो, कहीं किसी के स्टूडेंट हो। तो वैसे ही ये रिएक्शन अगर हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि इसमें दो लोगों ने मिलके एक पदार्थ बनाया तो ये संयोजन अभिक्रिया है। और यही रिएक्शन अगर हम इस नज़र से देख रहे हैं कि क्या इसमें ऊष्मा रिलीज होती है कि नहीं, तो हमने देखा ऊष्मा रिलीज होती है, तो यानी उस हिसाब से ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे बात समझ में कि भाई एक ही चीज़ अलग अलग नज़रिए से देखी जाए तो अलग अलग नाम हो सकते हैं ना उसके। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, अपने माँ बाप के लिए आप एक बच्चे हो, अपने टीचर के लिए आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है ना, अपने दोस्तों के लिए आप दोस्त हो, तो वैसे ही ये भी, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखो CH4 + O2 क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O प्लस में ऊर्जा। अब यहाँ पे ऊर्जा निकल रही है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो है, लेकिन क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, नहीं। याद रखना ये अभिक्रिया जो थी ये संयोजन भी थी क्योंकि दो लोगों ने मिलकर एक ही पदार्थ बनाया, और ये ऊष्माक्षेपी भी थी क्योंकि इसमें से ऊष्मा भी निकल रही है। लेकिन ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी तो है, लेकिन ये संयोजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे पदार्थ एक से ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये संयोजन तो नहीं है लेकिन ऊष्माक्षेपी है। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं सर, यहाँ पर देखो C6H12O6, कोई बता सकता है कि ये क्या चीज़ है,
इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इसको अच्छे से याद कर लेना, आपके बहुत काम आएगा, बहुत बार आपके सामने आएगा ये केमिस्ट्री में। ये है ग्लूकोज, C6H12O6। क्या है ये? ग्लूकोज है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2O बनती है और ऊर्जा रिलीज होती है। हमारी बॉडी में होने वाली ये रिएक्शन है। इसी रिएक्शन की वजह से जो हम खाते पीते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। फिर जो हम सांस लेते हैं जो उसमें ऑक्सीजन होती है, यही ऑक्सीजन यहाँ पे जाते रिएक्ट करती है और ऊर्जा को ब्रेक करती है। इसीलिए हम सांस ले पाते हैं, मतलब सांस इसीलिए हम लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ऊर्जा यहाँ पर भी रिलीज हो रही है। तो क्या ये ऊष्माक्षेपी है? हाँ। क्या ये संयोजन है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें एकल पदार्थ बनना चाहिए, एक ही उत्पाद होना चाहिए, यहाँ तो ज़्यादा है ना। तो ये संयोजन नहीं है, लेकिन ये ऊष्माक्षेपी है। तो मैंने क्या बोला था कि भाई ज़्यादातर संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर ऊष्माक्षेपी रिएक्शन संयोजन ही हो। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि और कौन कौन सी रिएक्शन होती है, फिर आपको अच्छे से पता लग जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया की। ठीक है, वियोजन और अपघटन एक ही चीज़ है, पर्यायवाची समझ लो आप इन दोनों को एक दूसरे का। ठीक है, तो चाहे वियोजन बोला जाए या अपघटन बोला जाए, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ये सेम ही होते हैं। जब एक जटिल पदार्थ, याद रखना, टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है तो इसको अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, हालांकि अपघटन और वियोजन का थोड़ा यूज़ करने का सेंस अलग अलग है, बट अभी क्लास 10th लेवल पे आप समझो कि ये सेम ही है। ठीक, मतलब क्या है यहाँ पर खास बात क्या है कि कोई एक ही पदार्थ होना चाहिए, अब वो टूट के अलग अलग पदार्थों में बदल जाना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा पदार्थों में बदल जाना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि ये एक वियोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वियोग हो गया, टूट गया, अलग हो गया। ठीक है, जैसे देखो फेरस सल्फेट FeSO4, इससे क्या बन रहा है? Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। अब भैया एक बात बताओ, ये अकेला पदार्थ था तो ऐसा क्या हुआ कि ये टूट गया? कुछ तो यहाँ पर अलग हुआ होगा ना, अपने आप तो ऐसे नहीं टूट जाएगा ये, तो इसको हीट दी गई है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं उनको हीट देनी होती है ताकि वो अभिक्रिया हो, नहीं तो होगी ही क्यों। ठीक है, ज़्यादातर को हीट देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे FeSO4 था, इसको गर्म करने लग गए। अब जैसे इसको गर्म करने लग जाओगे, फेरिक ऑक्साइड अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग हो जाएगी। क्लियर होनी है बात? और ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी इसका उल्टा था। ऊष्माक्षेपी में क्या कर रहा था? ऊष्मा बन रही थी, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा देनी पड़ रही है। मतलब आपने इसको बर्तन में रखा और नीचे से गर्म करना चालू कर दिया, अब आप खुद गर्म कर रहे हो ना अलग से कुछ जला के, तो आप इसमें ऊष्मा दे रहे हो, मतलब ये ऊष्मा सोख रहा है। याद रखना, ऊष्मा सोख रहा है, ऊष्मा सोख रहा है, शोषी। ठीक है, तो ये ऊष्मा शोषी नाम से क्लियर हो गया, जो ऊष्मा सोखे यानी ऊष्मा उसे दी नहीं पड़े हमें। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा सोखी जाती है, तो इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। सोखे जाने का मतलब है कि जब आप इसको लैब में प्रयोग कर रहे हो, मान लो तो आपने नीचे से बर्नर जला रखा है, इसको गैस या किसी भी चीज़ को जला के आप गर्मी दे रहे हो। ठीक है, गर्म कर रहे हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं? चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड आपने देखा था ना, बिना बुझा हुआ चूना। तो अब तक 3 चीज़ें आपको ऐसी मिली हैं जो, ठीक है, अलग नामों से भी जानी जाती हैं, जो याद रखना है। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिला, जिससे हम बोलते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है, दूसरा आपको मिला था, याद करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और तीसरी बात CaCO3, चूना पत्थर। तीनों में ही चूना 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 है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो चूना लग जाएगा एग्जाम में, याद रखना अच्छे से इसको। ठीक है, पता लगा पूछा गया चूना पत्थर का फॉर्मूला कौन सा है, आपने टिक लगा दिया इस पे या फिर इस पे, गड़बड़ा जाएगा मामला। तो चूने के चक्कर में चूना मत लगवाना, सही से इसको दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये रिएक्शन है इसके बारे में थोड़ा और ध्यान देते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये रिएक्शन जो भी हमने पढ़ी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? जस्ट आने वाला है, टेंशन मत लो, बट इसको थोड़ा और अच्छे से
पढ़ते हैं। ठीक है कि भाई यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको विजन अभिक्रिया में बताया कि FeSO4 को जब हम ऊष्मा देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 इनमें ब्रेक हो जाता है ना। ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये गैसियस फॉर्म में होती हैं, दोनों गैसें हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, याद रखना। जबकि फेरिक ऑक्साइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है पेपर में वो किस साल पूछा गया अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये आता है ना कि आपको पहले कलर पता होने चाहिए। याद रखना कि भैया FeSO4 जो होता है ना, जब इसको ऐसे ही आप छोड़ दोगे नमी के आसपास तो ये आसपास की हवा से नमी सोख के रखता है आपस में। ठीक है, 7H2O। ठीक है, यानी कि FeSO4 × 7H2O है ना। इसकी खास बात है, जैसे आपने सॉल्ट देखा होगा, नमक NaCl जो आपके घर में होता है, कॉमन सॉल्ट, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप उस नमक को कहीं रख दो सर, नमी वाले क्षेत्र में, भले उसको सूखी थाली में रखो, आसपास नमी होनी चाहिए, वो हवा से अपने आप नमी सोख लेगा और थाली में आपको पानी दिखने लगेगा। करके देखना चाहे, है ना, उसे बोलते हैं क्रिस्टलीय जल। तो यहाँ पर इसका वो क्रिस्टलीय जल कितना है, 7 अणु हैं यहाँ पर, देख लो। ठीक है ना, FeSO4 × 7H2O। तो जब ये इस फॉर्म में होता है ना, बोलेंगे इसको फेरस सल्फेट ही, लेकिन जब ये इस फॉर्म में रहेगा कि इसके पास H2O है, पानी है, तो इसका कलर होगा हल्का हरा। कैसा कलर होगा, कलर याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है सर, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, हो सकता है आपको एग्जाम में दिख भी जाए, पूरा रिसर्च करके बना रहा हूँ मैं वीडियो कि क्या क्या पूछा गया पिछले साल। ठीक है, आप उससे पहले क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन से टॉपिक से क्या क्या चीज़ आ सकती हैं, सब कुछ बहुत मेहनत करी मैंने ये सारा PPT बनाने में। ठीक है, तो याद रखना, गर्म करने पर जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4 × 7H2O, जिसका कलर होता है हल्का हरा, ये क्रिस्टल का पानी खो देता है। क्यों गर्म करोगे तो सबसे पहले कौन उड़ जाएगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा ना, तो पानी हट गया। जब इसमें से पानी हट गया तो क्या बचा, ये FeSO4 जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके बाद की रिएक्शन है, गर्म करने वाली चीज़ यहाँ पे एक स्टेप हटा दिया गया है। यानी कि जब FeSO4 × 7H2O था जो कि हल्का हरा कलर का था, इसको गर्म किया तो पानी हट गया यहाँ से, तो क्या बचा, FeSO4 बचा। ठीक है, इसको और गर्म करोगे, यानी इस चीज़ को फिर और गर्म करोगे, तब ये रिएक्शन होती है। आई बात समझ में। तो याद रखना कि जब ये हल्का हरा था, इसको गर्म किया, इसने पानी के क्रिस्टल खो दिए और निर्जल फेरस सल्फेट बन गया। निर्जल फेरस सल्फेट यानी FeSO4, ये कैसे कलर का होता है, सफ़ेद कलर का। यानी कि FeSO4 × 7H2O जो कि हल्का हरा था, उसको गर्म किया तो उसने पानी के ये अणु खो दिए और क्या बना, फेरस सल्फेट। ये किस कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन से कलर का होता है, समझना की बात। अच्छा, जैसे ही ऐसा होता है, ठीक है, तो यानी कि अब ये कैसे कलर में बदल गया, हल्के हरे से सफ़ेद कलर में बदल जाता है। ठीक, अब इसको अब जब आप और गर्म करते हो, यानी इसको अब ये सफ़ेद कलर में बदल चुका है। ठीक है, इसको और गर्म करोगे तो ये फिर टूट जाएगा और भूरे रंग का ठोस फेरिक ऑक्साइड बनेगा। यानी कि यहाँ से जो फेरिक ऑक्साइड है, अगर आपसे पूछ लीजिए इसका कलर क्या होता है सर, इसका कलर होता है ब्राउन, यानी कि भूरा। ठीक है, कैसा कलर होता है, ब्राउन यानी कि भूरा। समझना की बात। तो ये भूरे कलर का जो ठोस फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। अब आप कहोगे आपने इतना देर लगा दिया इस छोटी सी बात को बताने में, सीधा सीधा बोल देते यार कि ये हल्का हरा होता है, इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से पानी हट जाता है और ये हल्का सफ़ेद यानी कि ये बचता है, इसको और गर्म करते हैं तो ये सफ़ेद से फिर क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है ना। इतनी बात बताने में इतना टाइम लगा रहे हो, अरे इसलिए लगा रहा हूँ सर क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, अभी अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे आराम से। ठीक है ना, ऐसे पूछ लेते हैं कि एक सब्सटेंस है एक्स, एक पदार्थ है एक्स, है ना, जो हल्का हरा है, उसको गर्म करते हैं तो वो सफ़ेद हो जाता है, उसको और गर्म करते हैं तो एक भूरे कलर का ठोस में बदल जाता है। बताओ वो एक्स क्या है ना, तो एक्स है FeSO4 × 7H2O। इसको गर्म किया तो ये FeSO4 यानी सफ़ेद में कन्वर्ट हो गया, इसको और गर्म किया तो ये Fe2O3 यानी भूरे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं पेपर में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वियोजन अभिक्रिया के एक और उदाहरण की। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्मी दी तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल गया। आप कहोगे यार ये तो अभी तो बताया था आपने, अभी तो बताया था ना। ठीक है, हाँ बताया था, अभी ये रिएक्शन हमने देखी भी थी ना पीछे। कहाँ पे देखी थी हमने, यहाँ पर। ठीक है, ये रिएक्शन हमने यहाँ पे देखी थी,
बट इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी और बात करनी है, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या और बात करनी है कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड को आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना के रूप में जाना जाता है, तो बता चुका हूँ, इसका सूत्र CaO है। खास बात ये है जो अभी बतानी है वो ये है कि ये सीमेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। तो कई बार होता क्या है कि ऐसा पूछ लेते हैं कि आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे भाई, फलाना फलाना फलाना, और उनमें से एक होगा CaO। आप कहेंगे कि भाई इनमें से किसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया था, ये MCQ भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में, तो आपको टिक लगाना है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO पे। आगे बात समझ में, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर क्या है कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ये जो लेड ऑक्साइड है किस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये भी वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। साफ साफ नज़र आ रहा है कि भाई एक चीज़ थी वो 1, 2 और 3 अलग अलग चीज़ों में ब्रेक हो गई, 3 अलग अलग नए सब्सटेंस बन गए, नए पदार्थ बन गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है। अब इस वियोजन अभिक्रिया के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ लें, अगर आपको ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये अच्छे से समझ में आती हैं तो अब इसके ऊपर इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। क्या क्या याद रखना है आपको याद रखना है कि भाई ये जो लेड नाइट्रेट होता है ना, इसका कलर कैसा होता है, सफ़ेद। ये सफ़ेद कलर का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। पहली बात तो ये बात आपको याद रखनी है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद रखना है PbNO3 ट्वाइस। ये जो 2 लगा है तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लगा है। फॉर्मूला जो लेड नाइट्रेट का होता है वो इतना ही है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि लेड नाइट्रेट के विघटन पर 2 गैसें निकलती हैं। कौन कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और दूसरी कौन सी है, ऑक्सीजन यानी कि O2 जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब इसमें खास बात क्या है साहब कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ना, ये भूरे रंग की गैस होती है। कैसे रंग की गैस होती है, भूरे रंग की गैस होती है। तो कई बार अगर आपको याद है कि इसका रंग भूरा होता है तो कई बार क्वेश्चन में इसको घुमा फिरा के पूछते हैं, एक पदार्थ है X, उसको ये किया गया तो उसमें से भूरे कलर की गैस निकली, तो आपको ज़्यादातर डाउट हो जाएगा कि कहीं वो इस रिएक्शन की तो बात नहीं कर रहे क्योंकि इसमें भी भूरे कलर की गैस निकल रही थी। फिर जो दूसरे इन्फॉर्मेशन दी रहेंगी उनसे आप मैच करोगे, अगर वो भी मैच करती हैं तो कन्फर्म हो जाएगा यही रिएक्शन थी। लेकिन उसके लिए आपके दिमाग में एक बार होना तो चाहिए कि भैया भूरे रंग की गैस भी कहीं निकल रही थी, ठीक है। तो याद रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है, भूरा। अब केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे तब तक याद रखना, अभी सिर्फ इस क्लास की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अच्छा, अब याद रखना जब विघटन हो गया इसका, ये जो अलग अलग पदार्थ बने, तो विघटन के बाद पीले रंग का एक ठोस पदार्थ बनता है। अब देखो यहाँ पे ठोस एक ही चीज़ तो बनी है ना, तो मतलब ये जो है ना ये पीले कलर का होता है। अब जैसे ही वहाँ पीला कलर भी आ जाएगा, भूरा कलर भी आ जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि भैया अपने सेल्स में तो ऐसी एक ही रिएक्शन है, तो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पीले रंग का पदार्थ क्या है, लेड ऑक्साइड, ठीक है। जादू देखोगे, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया है, CBSE 2012, ठीक है। और भी पूछा गया है यार बाद में, बट मैंने वो लगाया नहीं क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं ना अलग अलग साल में, ठीक है। तो अभी 2012 में पूछा गया, आप इसको प्रैक्टिस करो। क्या बोल रहा है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर है, ठीक है। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर है, इसको क्वथन नली में लिया जाता है, क्वथन नली को में इसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद क्या क्या होता है, हमें उत्तर देना है। उत्तर क्या है कि निकलने वाले धुएं और बचे हुए अवशेषों का रंग बताइए। और दूसरे में क्या पूछा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिख दो यार। तो यार सीधी सी बात है भैया कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं जो होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है, और जो पीले रंग का अवशेष होता है, अभी मैंने आपको समझाया था कि भाई लेड ऑक्साइड जो होता है वो पीले कलर का होता है। याद करो यार, अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ पर देखो ना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की गैस होती है, और जो पीले रंग का पदार्थ होता है वो कौन होता है, लेड ऑक्साइड होता है। ये भी बताया था ना आपको, क्लियर हो गई बात। और ये कैसी अभिक्रिया है ये भी बताना है। तो यार ये एक अपघटन अभिक्रिया है, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण ये रहा, लेड नाइट्रेट को गर्म किया गया तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 है ना। यहाँ पे गर्म किया गया तो हीट लिख देना, ठीक है, नहीं कि ऊष्मा लिख देना तीर के ऊपर, ठीक है।
क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। अगला है आपका क्रियाकलाप 1.8। क्रियाकलाप क्या है, क्या इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, क्रियाकलाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिस्ट्री में तो सब कुछ क्रियाकलाप के दम पे ही टिका हुआ है भैया। एक्सपेरिमेंट करोगे तभी तो कुछ पता लग पाएगा। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट जितने भी हैं, क्रियाकलाप जितने भी हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, किसी के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो इस एक्सपेरिमेंट में कर क्या रहे हैं लोग, पहले समझो कि चाइना डिश लिया, उसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डाला है साहब। सिल्वर क्लोराइड मतलब क्या? AgCl। ठीक है, पूछ रहे हैं इसका रंग क्या है। फिर आगे कह रहे हैं इस चाइना डिश को अगर थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दें, देखो यहाँ से सनलाइट आ रही है ना, सूरज भगवान की रोशनी आ रही है। ठीक है, इस पर तो कह रहे हैं थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड का रंग को देखो, क्या उसमें कोई चेंज आया है? बिल्कुल आया है। देखो पहले तो केमिकल रिएक्शन देखो कि भैया अगर AgCl अपने पास है सॉलिड फॉर्म में, है ना, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर मतलब चांदी। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में इसे रखोगे तो इसका विघटन हो जाएगा, यानी कि ये भी विघटन या अपघटन अभिक्रिया ही है। ठीक है, किस किस में बदल जाएगा? ये चांदी अलग हो जाएगी, यहाँ पे सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। अच्छा, इस रिएक्शन का इसलिए भी इम्पोर्टेंस है यहाँ पर कि इसमें पूछ लेते हैं कि भैया आप ना एक अपघटन या विघटन अभिक्रिया का उदाहरण दे दो, लेकिन जहाँ पे अपघटन सूरज के प्रकाश से हो रहा हो, तो सूरज भगवान के प्रकाश से हो रहा हो तो ऐसी एक रिएक्शन आपके सामने है। AgCl, सूर्य का प्रकाश, क्या हो गया? Ag प्लस में Cl2। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं रंग की। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो सूर्य के प्रकाश है, इसमें जो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड होता है, यानी कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद, यानी कि श्वेत। ठीक है, तो जो श्वेत कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड, इसका रंग हो जाता है धूसर, ग्रे कलर का हो जाता है, धूसर कलर का हो जाता है ना, धूमिल हो जाता है, हल्का सा ग्रे, आप जानते होंगे। ठीक है, धूसर कलर का हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले ये AgCl था, लेकिन अब Ag और Cl अलग अलग हो चुके हैं, तो इसी Ag बनने के कारण मुझे जो कलर है, आपको जो कलर है वो दूसरा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो रंग में परिवर्तन होता है, याद रखना, पूछा जाता है MCQ में। ठीक है, अच्छा बिल्कुल इसी तरह से एक और रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड का। जैसे सिल्वर क्लोराइड था वैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, इसमें भी सूर्य का प्रकाश जाएगा तो सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। ठीक है, याद रखना कि इस केमिकल रिएक्शन का प्रयोग ब्लैक एंड वाइट यानी श्याम, श्याम माने ब्लैक, श्वेत यानी सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। कई बार पूछा जाता है, आपसे 2-3 रिएक्शन दे देंगे, कहेंगे भाई इनमें से कौन सी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्वेश्चन देख लो जरा, क्वेश्चन देखो। ठीक है, जो कि पूछा गया 2012 CBSE 2012 में। 7 क्वेश्चन क्यों रख रहा हूँ? 7 क्वेश्चन इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि अभी जो हमने पढ़ा उस पर किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये भी है भैया कि यही पढ़ने का सही तरीका है, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ भी लोगे तो आपको उसको अप्लाई करना आएगा ही नहीं, अगर हम बाद में क्वेश्चन देखते हैं तो। तीसरी बात ये कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी इस बैच को लेगा, ठीक है, मैं उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबकी प्रैक्टिस कराता चलूँगा। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिन बच्चों ने भी ये कोर्स लिया है मैं उनकी तैयारी अच्छे से कराऊँ। ठीक है, हालांकि और क्वेश्चन देखेंगे हम अलग वीडियोस में, उसकी टेंशन मत लेना, बट अभी बीच बीच में जो जो मुझे ज़रूर लग रहा है मैं वो क्वेश्चन रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कोई धातु का नाइट्रेट है जिसको बोला गया P, इसका जलीय घोल सोडियम ब्रोमाइड घोल के साथ प्रतिक्रिया करके, यानी यहाँ पे इन दोनों की विक्रिया कराई गई, पीले अवक्षेप Q को बनाता है, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अभी देखो फोटोग्राफी से रिलेटेड आया था ना कुछ, अब इसीलिए मैंने क्वेश्चन की तुरंत प्रैक्टिस करा दी, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ा ना पूछा जाएगा या पहचान ही लोगे, बट ऐसे ही फोटोग्राफी से हिंट मिल गया ना। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर Q अपघटन प्रतिक्रिया से गुजरता है। अभी देखो हमने सूरज के प्रकाश में देखा था कि कोई ये चीज़ थी जिसमें अपघटन हो जाता है, इसका फोटोग्राफी में इस्तेमाल भी किया जाता है, मतलब कुछ कुछ तो हिंट मिल गया ना कि यार यही रिएक्शन होगी शायद। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें मौजूद धातु के साथ साथ लाल भूरे रंग की गैस बनती है, लाल भूरे रंग की गैस बनती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? P और Q दोनों को पहचानें, रासायनिक प्रतिक्रिया से संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है, चलो यार देखो,
आंसर की बात करते हैं। ठीक है, बहुत हुआ, क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक है, तो देखो धातु नाइट्रेट जो पी की बात कर रहे हैं ना, वो असलियत में सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3। आप कहोगे इस रिएक्शन में तो AgNO3 आ ही नहीं रहा कहीं। हाँ यार, इसमें नहीं आ रहा, AgNO3 से ये चीज़ बनी है। ठीक है, ध्यान से देखना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर जो P है यानी कि AgNO3, और जो पीले अवक्षोभ Q की बात की गई है वो है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसे हम बोलेंगे AgBr, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है सर, पहले क्या होता है कि AgNO3, ये 3 छोटा सा पाँव में लिखा हुआ है। ठीक है, कि जो AgNO3 है इसको NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो इसमें से हमें AgBr मिलता है और NaNO3 मिलता है। ठीक है, ये एक दोहरी विस्थापन अभिक्रिया जो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब ये रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है ये पहले की कहानी है। इसी रिएक्शन से हमें AgBr मिला, जिसका इस्तेमाल आपको यहाँ पे दिखा। भाई AgBr कहीं से तो बनाया होगा आपने, तो AgBr के पैदा होने की कहानी है कि ये पैदा कब हुआ था। ठीक है, तो इस रिएक्शन से पैदा हो रहा है, ध्यान से देखो। AgNO3 NaBr रिएक्ट करते हैं तो AgBr पैदा होता है, ये इसके माँ बाप है। ठीक है, ये इनका बच्चा। ठीक है, अब ये पैदा हो गया ना, अब जब ये सूरज का प्रकाश इन पे पड़ेगा तो ये Ag और Br2 में टूट जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, जो भी हम आएंगे, अब इसको भूल जाओ कि इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या नाम है, अभी आएंगे इस पर। ठीक है, और सूरज के प्रकाश में जो AgBr है अपघटित होकर Ag और ब्रोमीन गैस बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? तो P कौन है यहाँ पर? P कौन है यहाँ पर? AgNO3। बोला था ना धातु का नाइट्रेट है, तो देखो Ag यानी सिल्वर धातु होती है और इसका नाइट्रेट, तो यानी कि ये P है। Q कौन है यहाँ पर? Q कौन है यहाँ पर? Q है AgBr। ठीक है ना, Q बनाता है ना जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, तो Q यानी कि AgBr का उपयोग, इसी रिएक्शन का उपयोग किस में किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन, ठीक है, जलीय लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कह जाते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कि आप इसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर मान लो A है प्लस यहाँ पे है BC जलीय विलयन में, जल में घोला हुआ है। ठीक है, A जो है ना, A B से ज़्यादा तगड़ा है, मतलब B से अधिक अभिक्रियाशील है, तो A इसके पास आएगा और B को कहेगा हट बे, B को हटा देगा। अब C के साथ पहले कौन था? B, लेकिन A ने उसको लात मार के हटा दिया, B बेचारा कहीं दूर पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। अब C के साथ कौन आ गया? A। लेकिन ऐसा कर पाने के लिए खास बात क्या है कि A जो है ना वो B से तगड़ा होना चाहिए। अगर A B से कमज़ोर था और इसके पास गया तो ये B का कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा, मुंह उठा के वापिस आ जाएगा, यानी रिएक्शन होगी ही नहीं। लेकिन अगर A ज़्यादा तगड़ा है B से, तभी ये रिएक्शन होगी, क्योंकि तब B को डिस्प्लेस कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ सर, ठीक है, अब इसको देखो समझ जाओगे। यहाँ पे याद रखना Fe यानी कि जो लोहा होता है, आयरन होता है, ये कॉपर यानी तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि अगर मैं ताकत की बात करूँ कि अभिक्रियाशीलता जिसकी ज़्यादा उसकी ताकत ज़्यादा है समझो, तो Fe ज़्यादा तगड़ा है कॉपर से, क्योंकि अभी Fe की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो होता क्या है कि मान लो यहाँ पे CuSO4 अपनी गर्लफ्रेंड CuSO4 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे मानो कि जो CuSO4 है यहाँ पे CuSO4 के साथ आराम कर रहा था बेचारा। ठीक है, अब Fe का दिल आ गया SO4 के ऊपर, तो Fe ने क्या किया, ये इसके पास गया, Cu को लात मारी, Cu बेचारा लग, और अब कौन आराम कर रहा है SO4 के साथ? Fe। समझ रहे हो? लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए कि Fe जो था ये तगड़ा होना चाहिए ना Cu से, नहीं तो Cu को हटा क्यों पाएगा? वो नहीं हटा पाएगा, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन, ठीक है ना, उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। ये एक्वस का मतलब क्या है? एक्वस का मतलब पानी में घुला हुआ है, जलीय विलयन। तो यहाँ पे कॉपर का ये जलीय विलयन, कॉपर के लवण का ये जलीय विलयन, कॉपर के सॉल्ट का। तो F आया, Fe आया, उसको हटा दिया। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल देखो,
Zn भी ज़्यादा तगड़ा होता है Cu से, यानी Zn की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब आप कहोगे रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ये कैसे पता लगे? अरे पता लगे ही बता रहा हूँ, पहले सुन तो लो। ठीक है, Zn ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो ये कॉपर का लवण है और ये जलीय विलयन में है, यानी कि एक्वस फॉर्म में है। तो Zn आएगा, इसको लात मार के बेचारे को अलग कर देगा, खुद SO4 के साथ आ जाएगा। ऐसी एक रिएक्शन और देख लो, Pb भी ठीक है Cu से ज़्यादा तगड़ा है, तो ये आएगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा और Cu को अलग कर देगा। आप कहोगे यार Cu तो बेचारा हर जगह पिट रहा है ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हाँ क्योंकि ये इन तीनों से कमज़ोर है। आई बात समझ में? तो अब मुझे बताओ कि क्या ये रिएक्शन होगी अगर मैं इसको बोलूँ Cu और FeSO4 है, ठीक है ना, एक्वस फॉर्म में ही है, अब मैं लिख नहीं रहा, समझ जाओ। ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि Cu Fe से ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं है, तो ये कम अभिक्रियाशील तत्व ज़्यादा वाले को नहीं हटा पाएगा, ज़्यादा वाला कम वाले को हटा सकता है। अब मेन बात कर लेते हैं। आप कहोगे चलो यार ये तो समझ में आ गया हमें, है ना, कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व ही कम को हटाएगा, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कौन ज़्यादा तगड़ा है कौन कम तगड़ा है? तो उसके लिए भैया ये सीरीज, अब इसको याद करो, चाहे जैसे करो, चाहे ट्रिक देखो, इंटरनेट पे बहुत सारे ट्रिक हैं इसको याद करने के लिए, अब चाहे जैसे करो, वो आपकी जिम्मेदारी है, याद हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 1 में नहीं, चैप्टर नंबर 3 में भी देखोगे ना आप, वहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि अलग अलग आपको धातुएं दे देंगे या तत्व दे देंगे अलग अलग, और कहेंगे घटती या बढ़ती अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनको अरेंज कर दो, या फिर 4 दे देंगे, कहेंगे इनमें से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, या फिर कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, या फिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर भी कम अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील की जानकारी काम आ रही है। तो मतलब इसके ऊपर बहुत सारे, ठीक है ना, क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी, यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता वाला तत्व यहाँ पर जो आपके सिलेबस में को पढ़ना है वो है पोटेशियम। उसके बाद आता है सोडियम, उससे कम है कैल्शियम, उससे कम है मैग्नीशियम। जैसे जैसे नीचे आओगे साहब, इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। जब मैं धातु बोल रहा हूँ तो याद रखना, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ। ये सभी धातु हैं और ये सभी धातु हैं, हाइड्रोजन धातु नहीं है। फिर भी हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में समझाने के लिए कि इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है और इनकी हाइड्रोजन से कम होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ, जैसे कि Fe और Cu, जो ज़्यादा ऊपर वो ज़्यादा तगड़ा है, ऐसे याद रखो इसमें। ठीक है, तो Fe कहाँ दिख रहा है आपको? Fe दिख रहा है क्या कहीं? ये रहा। Cu दिख रहा है क्या कहीं? ये रहा। तो आप देखोगे यार Fe तो ज़्यादा तगड़ा है, Cu से ऊपर आ रहा है ना, इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अच्छा, Zn की बात करें तो भैया Zn तो Fe से भी तगड़ा है, तो मतलब ये अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, Fe से तगड़ा है तो Cu से तगड़ा हो गई। इस तरह से ये आगे चलते हैं। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच में आयंस का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं। मतलब इसका उसके पास, उसका इसके पास, हेरा फेरी हो रही है यहाँ पे। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 2 तरह के आयन बनेंगे, टूटेगा तो एक बनेगा Na+, एक बनेगा SO4 2 नेगेटिव। अब इसके पास 2 नेगेटिव, इसके पास 1 पॉजिटिव है ना, इसीलिए Na 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक Na के पास 1 पॉजिटिव है, तो अगर 2 Na आ जाएँ तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे Na2 आया है और SO4 अकेला है। ये सब खैर मैं आपको क्लास 9 में सिखा चुका हूँ, जिसको नहीं आता है तो ग्रुप में मैंने लिंक भेज दिया है कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं, वो सब आप देख लेना। फिर से चाहिए तो कमेंट कर देना ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैं भेज दूँगा। ठीक है, तो Na2SO4, ठीक है, BaCl2। अब BaCl2 में कौन कौन से आयन बनते हैं? Cl नेगेटिव और Ba2 पॉजिटिव। अब फिर से यार, क्योंकि यहाँ पे 1 नेगेटिव आपको दिख रहा है ना, इसीलिए 2 Cl लिए जाते हैं ताकि 2 नेगेटिव हो जाए। फिर हमारा मकसद अभी क्या है कि आयंस कौन कौन से बन रहे हैं, ये आयंस बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना, Na के साथ क्या है? SO4, लेकिन अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे Na के साथ क्या आ गया? Cl, मतलब इसका नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव के पास चला गया, देख लो चाहे NaCl। और इसी तरह से यहाँ पर Ba के साथ क्या था? Cl, है ना, Ba के साथ क्या है? Cl नेगेटिव, है ना, तभी तो BaCl2 बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो Ba के साथ SO4 चला गया, यानी इसका SO4 Ba के साथ चला गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका उसके पास, उसका इसके पास, है ना, इसका एक आयन उसके पास गया, उसका एक आयन इसके पास आ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से भी देख सकते हो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि SO4 के साथ Na था
और Ba के साथ Cl था, है ना, तो Cl चला गया Na के साथ तो NaCl बन गया, और SO4 चला गया Ba के साथ तो BaSO4 बन गया। तो यहाँ पे आप देखोगे आयन का आदान प्रदान हो रहा है, इसका उसके पास, उसका इसके पास। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, रिडक्शन यानी कि अपचयन। क्या होता है ये? पहले बात करते हैं उपचयन की, यानी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है भैया कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की या तो वृद्धि हो जाए या फिर हाइड्रोजन की कमी हो जाए, ठीक है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गंवा दें, इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, ठीक है। तो मतलब उपचयन के लक्षण जहाँ से आप पहचानोगे वो हैं ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेना, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाना, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को छोड़ देना, या फिर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, ठीक है। जैसे कि ये जो रिएक्शन है आपको दिख रही होगी, ध्यान से देखना जरा इसको। यहाँ पे कॉपर भाई साहब हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। देखो अगर मैं सिर्फ अभी इसको देखूँ, इसको तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई ना कॉपर के साथ, प्लस में, मतलब अभी रिएक्ट करा रहे हैं, पर ऐसा कोई कंपाउंड तो नहीं बना कॉपर और ऑक्सीजन का, यहाँ पे नहीं बना ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉपर के चिपके हुए ऑक्सीजन कितने हैं? 0, लेकिन यहाँ कॉपर से चिपक के ऑक्सीजन कितना लिख गया? 1। अब चिपक के बोल रहा हूँ मतलब ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, कहने का मतलब इससे रिएक्ट कर गया है और कंपाउंड के अंदर ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है ना। यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसने इससे रिएक्ट कर लिया तो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है, तो मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कॉपर का उपचयन हुआ है। याद रखना किसका उपचयन हुआ है? कॉपर का, यानी तांबे का। अब आप कहोगे आपने ये कलर क्यों लिख दिए हैं? कलर भैया इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको हिंट में याद होना चाहिए कि कलर कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी कि देखो अगर आपसे कलर पूछा जाए कि भाई कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन या रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है ना, लाल भूरा, रेडिश ब्राउन दे सकते हो। और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है साहब? ब्लैक होता है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। 2011 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था इस पे, जरा ध्यान से देखो। ये कह रहे हैं आपने देखा होगा कि जब तांबे के पाउडर को चाइना डिश में गर्म किया जाता है, ठीक है, तो तांबे के पाउडर की सतह पर काले रंग का पदार्थ चढ़ जाता है। ये काले रंग का पदार्थ कैसे बना है? वह काला पदार्थ क्या है? होने वाली विक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पूछ ली। तो यार एक बात बताओ, अभी यही तो हो रहा है कि भैया इस रिएक्शन में कॉपर को गर्म ही तो कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये ब्राउन कलर कैसा कलर हो जाता है? ब्लैक में। क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन गेन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, इसीलिए ऐसा होता है। सीधी सी बात लिखनी है आपको। तो यहाँ पे आपको लिखना है जब तांबे के पाउडर को गर्म किया जाता है तो यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड CuO बनाता है जो काले रंग का होता है। समझ जाओगे ना? कर लोगे अब, ठीक है। और वह काला पदार्थ क्या है? कॉपर ऑक्साइड है यार। अभिक्रिया क्या होगी? Cu + O2 CuO। बैलेंस करोगे तो 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करते हैं उसके लिए पिछला लेक्चर देख लेना अगर नहीं देखा था, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो 2011 में सवाल पूछा गया था। अब बात करते हैं आगे। असलियत में देखो, ठीक है, अभी उपचयन हमने पढ़ लिया, अब अपचयन की बारी, यानी रिडक्शन की बारी है। अपचयन उसका उल्टा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ह्रास हो जाएगा, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएंगे, तो इसको बोलेंगे अपचयन यानी रिडक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखो एक रिएक्शन है CuO प्लस में H2। अब हुआ क्या कि जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो कॉपर बना और H2O बना। यहाँ पे आप देखोगे कॉपर ऑक्साइड था, भाई साहब के पास ऑक्सीजन थी, है ना, इसके पास ऑक्सीजन थी, छोड़ के चली गई। देखो ना अब कहाँ है ऑक्सीजन के पास? नहीं है, तो इसका तो कट गया, इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। समझ में आ रही ना बात? तो मतलब जब ऑक्सीजन छोड़ के चली जाए, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन, यानी कि अपचयन हुआ है। और इनके तो भाई साहब के मज़े आ गए, है ना, इनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, इससे ब्रेकअप हुआ और यहाँ पे देखो, ठीक है, तो H2 के पास आ गई ऑक्सीजन, तो यार इसका तो फ़ायदा हो गया ना, यानी इसका उपचयन हो गया। अभी मैंने बताया ना, ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन की घटा मतलब कमी अपचयन, और ऑक्सीजन का घाटा अपचयन, ठीक है। तो देखो होता क्या है ना, मोस्टली ये अपचयन उपचयन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे होते हैं।
एक का अगर अपचयन हुआ है तो दूसरे का उपचयन ही हो रहा होगा। समझ में आई बात? एक का उपचयन हो रहा है तो दूसरे का अपचयन। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है, मतलब इसका अपचयन हो रहा है, तो यानी कि दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे का उपचयन हो। अब क्योंकि एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है ना, उपचयन अपचयन, ज़्यादातर रिएक्शन में ऐसा ही होता है, तो इसको हम बोलते हैं, एक साथ अगर बोलना हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि हिंदी बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, जैसे कि ये रिएक्शन। क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर इस पे। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है कि भाई रेडॉक्स और अभिक्रिया क्या है डिफाइन कर दो, उपचयन क्या होता है डिफाइन कर दो, अपचयन क्या होता है डिफाइन कर दो, या फिर एक रिएक्शन दे देंगे, कहेंगे किसका उपचयन हुआ है किसका अपचयन हुआ है बता दो। तो याद रखना, उपचयन अपचयन किसका होता है, जो रिएक्टेंट है ना, यानी कि जो अभिकारक है इनमें से किसी का। जैसे यहाँ पे CuO का अपचयन हुआ है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि Cu का हुआ है, अरे नहीं सर, इधर लेफ्ट वाला देखना, राइट वाला नहीं। CuO का अपचयन हुआ है, और उपचयन किसका हुआ है, H2 का। बहुत सारे कहते हैं H2O का हुआ है, नहीं, प्रोडक्ट को नहीं देखना, रिएक्टेंट को देखना, इधर देखना, इधर तीर के लेफ्ट में। ठीक है, आगे बात क्लियर? चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं, फिर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे इस पे। ध्यान से देखना भैया, क्वेश्चन आने वाला है फटाक से। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण, जैसे ZnO + C, Zn + CO। मुझे बताओ किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका उपचयन और किसका अपचयन हुआ है, एक बार बताओ। ZnO के पास ऑक्सीजन थी, छोड़ के चली गई, हमें नहीं है ना यहाँ पे, यानी बेचारी तो कमी हो गई ऑक्सीजन की, तो इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इसका रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ये तो एजेंट है ना ऑक्सीजन देने के लिए, तो सामने वाले बंदे का तो फायदा करा रहा है, तो हुआ इसका रिडक्शन है, लेकिन ये एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग, उल्टा, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एजेंट के बारे में पूछते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसका क्या हुआ है साहब, रिडक्शन यानी कि अपचयन। ठीक है, रिडक्शन यानी कि अपचयन। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। और दूसरे वाले का क्या हुआ है, ऑक्सीजन का फायदा, यानी ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी दूसरे की ऑक्सीजन छीन रहा है, तो यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब कंफ्यूज मत होना, फिर समझा देता हूँ। मैंने कहा किसी का रिडक्शन होना एक अलग चीज़ है, रिड्यूसिंग एजेंट होना अलग सेंस है। मतलब जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन पा लिया, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जा रहा है ना, ये कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ये एजेंट कौन सा है, इसका हो तो ऑक्सीडेशन रहा है, लेकिन ये एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, काम क्या कर रहा है, दूसरे वाले बंदे की ऑक्सीजन छीनने का, तो यानी दूसरे वाले को रिड्यूस करने का, तो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग, लेकिन इसका हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में। जैसे यहाँ पे आ जाओ साहब, MnO2 + में HCl, भाई इसकी ऑक्सीजन देखो, है ना, इसकी ऑक्सीजन छोड़ के चली गई, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, यानी अपचयन। और इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, देखो आ गई, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अपचयन उपचयन हिंदी में देख लेना। ठीक, अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन देख लो सर। क्वेश्चन पूछा गया था CBSE 2012 में। क्या क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत पदार्थ और अपचयित पदार्थ की पहचान करें। तो यार रेडक्स तो भी बताया, वह भी कि इसमें उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो रिएक्शन दी गई हैं, पहले बात करते हैं पहली की। पहली में PbO + में C क्या बन रहा है, Pb + CO2, ये लिख दिया मैंने, PbO + C, Pb + CO2, है ना। अब देखोगे तो इसके पास ऑक्सीजन है, छोड़ के चली गई, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि भैया PbO का तो कट गया, मतलब अपचयन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी कि अपचयन। कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, इसके पास आ गई, यानी कार्बन का तो ऑक्सीजन के मामले में फ़ायदा हो गया, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, ऐसी जो दूसरी रिएक्शन है वो क्या है साहब, ये रही। ठीक है, MnO2 HCl तो हमने देखी भी थी अभी। ठीक है, इसमें फिर से देख लो यार। ठीक है, यही पूछा गया 2012 में, तो क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, MnO2 की ऑक्सीजन छोड़ के चली गई, तो MnO2 का क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन मतलब क्या, रिडक्शन। ठीक है, जबकि HCl देखो तो इसके पास ऑक्सीजन आ गई, तो इसका क्या हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन।
क्लियर हो गया, तो ये आंसर आएगा इसका। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है संक्षारण, बहुत छोटा सा टॉपिक है। संक्षारण यानी कोरोजन। कोरोजन का सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे कॉमन उदाहरण है जो आप सबने देखा है, लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना वो भी क्या है, संक्षारण का प्रकार है। तांबे का अगर आपने बर्तन इस्तेमाल किया हो तो तांबे का बर्तन भी देखो हरा हो जाता है, हरे कलर का जंग लग जाता है उस पर। हालांकि हम उसको जंग नहीं बोलते हैं, संक्षारण है वो, संक्षारण का एक प्रकार होता है जंग, लोहे पे संक्षारण होना जंग कहलाता है। ठीक है, चांदी देखा होगा आपने, चांदी की पायल अगर आपने देखी हो ध्यान से, ठीक है, लड़कियों को ज़्यादा पता होगा इनके बारे में, चांदी की पायल काली पड़ जाती हैं, तो यानी वो चांदी पे जंग लग रहा है। हालांकि हम चांदी पे ऐसे काले पड़ने को जंग नहीं बोलते हैं, ये जंग वाला जो वर्ड है ज़्यादातर लोहे के लिए इस्तेमाल होता है, लोहे पे जंग लगना। चांदी पे जंग लग गया ऐसा कोई बोलता नहीं है, लेकिन चांदी का काला पड़ना भी क्या है, संक्षारण ही है, कोरोजन है। ठीक है, तो ऐसा हो क्यों रहा है साहब, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल यानी कि एसिड, आर्द्रता यानी कि नमी आदि के संपर्क में आती है तो वो उनसे अभिक्रिया करती है और कोई ना कोई कंपाउंड बना लेती है, जिसके कारण वो संक्षारित होती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना होता है क्या है साहब, लोहा है, ठीक है, ऑक्सीजन और पानी चाहिए उसे, यानी कि नमी और ऑक्सीजन दोनों चाहिए। जैसे ही वो मिलेगा एक कंपाउंड बना देगा वो Fe2O3 और यही है जंग। ठीक है, इस तरह से तांबे का हरा हो जाना क्यों होता है सर, कॉपर है, उसको पानी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई, जैसे इतना मिला तो दो कंपाउंड बनाएगा वो, CuOH ट्वाइस और CuCO3, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मिश्रण है, मिक्सचर है, ये हरे कलर का होता है, इसीलिए हमें वहाँ पे हरा नजर आता है। ठीक है, चांदी पर काली परत होता है क्या सर, लड़कियां चांदी पहनती हैं, लड़के भी पहनते हैं क्या, ठीक है, तो चांदी आपने देखा होगा, चांदी जैसे ही H2S के संपर्क में आता है एक कंपाउंड बनता है Ag, सुनो जी, मतलब Ag2S। ठीक है, यही क्या होता है, यही काले कलर का होता है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, संक्षारण की रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम, संक्षारण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। पहली बात, इसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, पेंट कर देते हैं लोग, है ना, कहीं कहीं चीज़ों पे तेल वगैरह लगा देते हैं कि जंग ज़्यादा ना लगे, कहीं पर मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देती है। ठीक है ना, जैसे गैल्वेनाइजेशन एग्जाम्पल है, गैल्वेनाइजेशन करके आप संक्षारण की रोकथाम कर सकते हो। भाई लोहे की वस्तु बहुत जल्दी जंग लग जाता है, लेकिन जिंक पे ऐसा कुछ खास असर होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए लोहे की सतह पर जिंक पिघला के एक पतली सी परत लगा देते हैं जिंक की। अब लोहे की परत पे ऊपर ऊपर परत किसकी हो गई, जिंक की, तो लोहे की परत तो नमी और हवा के कांटेक्ट में आएगी ही नहीं अब, क्योंकि उसके ऊपर तो किसी और चीज़ की परत चढ़ गई है, जिंक की परत चढ़ गई है, तो वो संक्षारण से यानी जंग लगने से बच जाएगा। तो इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को, लोहे की वस्तुओं पर जिंक की पतली परत चढ़ाने को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जो कि संक्षारण, लोहे में संक्षारण को रोकती है। पेंट कर देना, आपने देखा होगा लोहे के गेट वगैरह पे पेंट करते हैं, उसका मेन कारण होता है जंग से बचाना। हालांकि वो सुंदर लगने के लिए भी किया जाता है ना, बट केमिकली अगर हम उसको देखें, सुंदरता की बात अभी अगर हम ना करें, तो जो पेंटिंग होती है, पेंट करा जाता है लोहे के गेट वगैरह पे, उससे क्या होता है, उससे उस पर जंग नहीं लगता आसानी से। मिश्र धातुओं का उपयोग, है ना, कुछ धातु ऐसी हैं जिन पे आसानी से जंग लग जाता है, जैसे लोहे को ही ले लो यार, है ना, लेकिन लोहे का जब मिश्र धातु बनाया जाता है ना, या इसमें कुछ मिला दिया जाता है, जैसे स्टेनलेस स्टील लोहे से ही तो बना है वो, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता उतनी आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं रैंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता की। अब आप कहोगे ये क्या बवाल आ गया, विकृत गंधिता, अरे विकृत गंधिता मतलब क्या, गंध आ रही है, विकृत यानी बदबू आ रही है। कब होती है ऐसे, जब खाना बासी हो जाता है ना, उस चीज़ से, जो खाना बासी हो गया, विकृत गंधिता आपने देखा होगा, है ना, वर्ड बड़ा खतरनाक सा है, विकृत गंधिता मतलब खाने का बासी जाने से मतलब है यहाँ पे आता। ठीक है ना, यानी कि विकृत गंधिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वसा या तेल अपने गुणधर्म और स्वाद खो देते हैं, जिससे उनमें खराब गंध और खराब स्वाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से ऑक्सीकरण के कारण होता है, यानी उनका ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, रोटी वगैरह रख दो या कोई तेल में तली हुई चीज़ रख दो, कुछ दिन बाद वो खराब बदबू देने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी गंध विकृत हो गई, विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता के उदाहरण क्या है, घी और मक्खन या फिर उनसे बने सामान का खराब हो जाना, खाना पकाने के लिए तेल का खराब हो जाना, तले हुए खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना, बासी हो जाना। ठीक है, रोकने के क्या उपाय हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यार इसको रोकने के उपाय क्या है कि कुछ आप देखो, कुछ मार्केट में हमारे पास ऐसे, ठीक है, पदार्थ उपलब्ध हैं
जो ऑक्सीकरण को कम कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण के कारण ही तो विकृत गंधिता होती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के। तो जब विकृत गंधिता को कम करना है तो ऑक्सीडेशन को रोक दो, जिन्हें बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। तो यानी कि वे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को होने से बचाते हैं, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से बचाते हैं, ठीक है ना, या फिर उसकी क्रिया को धीमा कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। तो इनका इस्तेमाल करके भी विकृत गंधिका को रोका जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, चिप्स के जो पैकेट होते हैं, चिप्स का पैकेट तो बड़ा फूला फूला होता है, चिप्स होता है उसमें से थोड़ा सा। तो जैसे मैं छोटा था ना, मुझे लगता था यार ये ना बेवकूफ़ बना रहे हैं मार्केट में, है ना भाई, चिप्स दे रहे हैं 2-4 और पैकेट इतना फूला फूला हवा भर रखी है उसके अंदर, ऐसा क्यों, है ना। हालांकि उनकी ये स्ट्रेटजी भी होती है कि थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा नजर आए, बट साइंटिफिकली अगर हम देखें, अभी हम चालाकियों की बात ना करें, ठीक है, जो भी कंपनियां चालाकियाँ करती हैं वो तो करती हैं, ठीक है, बट अगर हम उनकी चालाकियों की बात ना करें तो उसमें गैस जो भरी होती है ना, वो नाइट्रोजन गैस होती है मेनली। नाइट्रोजन गैस भरने का मकसद ये कि भाई उसमें से ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन डाल दोगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन होगी ही नहीं या बहुत कम होगी, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो वो चिप्स वगैरह जो होते हैं वो देर तक ख़राब नहीं होते, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। आगे बात समझ में, साइंटिफिकली अगर मैं देखें तो, ठीक है। अच्छा, अब इस पर क्वेश्चन आता है, 2016 में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। अब ये मत कह देना कि मैं आपको 2011, 12, 16 का ही दिखा रहा हूँ तो बस यहीं पूछेंगे, अरे ये सवाल बहुत बार रिपीट होते हैं, है ना। CBSE के बस वही 2-4 सवाल तो होते हैं यार घुमा फिरा के पूछने के लिए, ठीक है। चलो, यहाँ पर क्या है कि आपने लंबे समय तक रखे गए वसायुक्त खाद्य पदार्थों को चखा या सूंघा होगा। ऐसे खाद्य पदार्थों को स्वाद और गंध खराब हो जाती है। जैसे आपने कई बार एक्सपायर पैकेट ले लो चिप्स का, मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा ना, चिप्स वगैरह खराब हो जाते हैं, उनमें से अजीब सी बदबू आती है, उसको खा भी लोगे ना तो आपका मन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या कारण है, इस घटना का नाम बताओ जो जिम्मेदार है इसके लिए। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या है, इसका कारण है विकृत गंधिता, और इसके रोकथाम के उपाय भी पूछे हैं। मतलब जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ा है वही इसके आंसर में लिख दो, ठीक है। तो ऐसा विकृत गंधिता के कारण होता है। विकृत गंधिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वसा या तेल अपने गुणधर्म और स्वाद खो देते हैं, जिससे उनमें खराब गंध या स्वाद उत्पन्न हो जाता है, और यह मुख्य रूप से ऑक्सीकरण यानी उपचयन के कारण होती है। इसको रोकने के उपाय हैं खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों का डालना, या फिर पैकेट में नाइट्रोजन गैस का भर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, CBSE 2012 में पूछा गया, सेम आंसर है। विकृत गंधिता क्या है, इसको रोकने के उपाय लिखो, तो वही जी हम लिख देंगे, ठीक है, जो मैंने आपको भी समझाया। मतलब घुमा फिरा के कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है, टॉपिक यही है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है सर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो बच्चा भी इस आरंभ बैच को ज्वाइन कर रहा है, मैं उसकी तैयारी पूरे अच्छे से कराऊंगा। तो मैं उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।